वेलकम डी स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं आज बीए सेकेंड ईयर सब्जेक्ट हम पॉलिटिकल साइंस को देख रहे हैं। और इसमें आज का ये जो लेसन है, लेसन नंबर 2, और 2 में भी आप देखेंगे ये कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं। तो ये आज 8 पार्ट है इसका, यानी सेकंड लेसन का 8वां पार्ट है, और जिसमें हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों को जानेंगे। अरस्तु के अनुसार क्रांति के संबंध में विचार कि क्रांति क्यों होती राज्य में, और उसके बाद हम उसमें जानेंगे कि इस क्रांति को रोकने के क्या उपाय होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाएगा और आएगा कि अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार लिखिए, यानी अरस्तु के अनुसार क्रांति होने की क्या कारण है और क्रांति को कैसे प्रतिकार किया जाए, यानी क्रांति जो होने के जो चांसेस है उसको कैसे नकारा जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर उससे पहले आपको जानना है कि राज्य के संबंध में क्या विचार रखते हैं अरस्तु, नागरिकता के संबंध में उनके क्या विचार है, या दास्ता किसे कहते हैं, अरस्तु के अनुसार दास्ता के विचार क्या हैं, तो ये सभी जो पार्ट्स है इसके इस चैनल पे अपलोड हैं। तो आप इसको आगे से समझो, और जिसको भी शेयर करना चाहें ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करवाएं इस चैनल को। तो आगे हम देखते हैं। अरस्तु यूनानी नगर राज्यों के जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता राजनीतिक अस्थिरता को जानता था। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब क्या होता है कि जो शासन व्यवस्था है वो स्थायी नहीं रह पाती। कभी कुलीन तंत्र आ जाते हैं, कभी वापस राजतंत्र की, या कभी तानाशाह शासन व्यवस्था राज करता है। तो इस तरह से राज्य की बागडोर वो गड़बड़ होती रहती है, यानी एक व्यवस्थित राज्य नहीं चल पाता, अस्थिरता बनी रहती है। तो स्वयं इस राजनीतिक अस्थिरता के दुष्परिणाम देखे हैं अरस्तु ने खुद ही जाने हैं कि किस वजह से क्रांति होती है। और ये अस्थिरता का महत्वपूर्ण कारण है कि अस्थिरता की वजह से ही ये कारण सामने आते हैं, यानी क्रांति होने के यही रीजन होते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि अस्थिरता जिसे क्रांति का नाम दिया गया है, इसको दूर करने के उपाय हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पॉलिटिक्स, अरस्तु की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया कि पॉलिटिक्स के अंदर अरस्तु ने लगभग 7 पुस्तक लिखी है। तो 7वीं पुस्तक के अंतर्गत अरस्तु ने क्रांति संबंधी विचारों के बारे में लिखा है, उनके कारण, उनके निवारण के तरीके बताए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, 7वीं पुस्तक। और दूसरी पुस्तक में उन उपायों को सुझाव, सेकेंड जो बुक है उसमें उसके उपायों के सुझाव दिए हैं कि किस तरह से क्रांति का प्रतिकार किया जा सकता है। अरस्तु ने क्रांति या उसके कारणों और प्रतिकारों के उपायों का विवेचन ऐतिहासिक अध्ययन और पर्यवेक्षण के आधार पर किया है। जैसा कि आपको पता है, अरस्तु ने संविधान एक राज्य के वर्गीकरण के बारे में अपने विचार दिए थे। तो इससे पहले उसने लगभग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उसके उपरांत उन्होंने अपने खुद के विचार दिए थे। तो इस तरह से उनके इस बड़े वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन किया है। तो इस बारे में सेबाइन क्या कहते हैं, सेबाइन ने लिखा है, एक विद्वान है, इस विषय से संबंधित पॉलिटिक्स के पृष्ठ उसकी राजनीतिक सूझबूझ एवं यूनानी नगर राज्यों के शासन का अधिकारपूर्ण ज्ञान प्रकट करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्रांति के क्या उपाय हैं। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइन यहाँ पे मैंने बता दी है जिसको आप समझ सकते हैं। तो उससे समझना है कि क्रांति क्या है राज्य के संदर्भ में। तो राज्य, संविधान या शासन, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना है, या तो राज्य मान ले, संविधान मान ले, या शासन, इन तीनों की सत्ता होती है, शासन होता है। तो सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन राज्य के अंतर्गत हो, या संविधान में कोई हलचल बड़ी स्तर पर हो, या सत्ता है वो उसके हटाने की गई व्यवस्था चल रही हो, जब भी इनके अंतर्गत कोई भी परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को हम क्रांति के तौर पे समझ सकते हैं। यानी जब भी संविधान को बदलने की बात आती है बड़े स्तर पर, या हम बात करें कि राज्य में कोई गड़बड़ हो रही है, दुश्मन जो षड्यंत्र चल रहा है, तो पक्का है कि यह राज्य की इस शासन व्यवस्था में परिवर्तन होने की संभावना है, तो क्रांति होगी। जैसे कि भारत की आज़ादी को लेकर भारत के लोगों ने अंग्रेजों के सामने बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर आंदोलन, क्रांति की थी। और 1857 की क्रांति अगर आप जानते ही हैं, तो इस तरह से अंग्रेजों को वहाँ से भगाने के लिए, क्योंकि अब देखो क्रांति वहाँ पे क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ की जो आम जनता है उन अंग्रेजी शासन व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थी। उनके जिस तरह के शासन वो कर रहे थे उससे वहाँ के लोग बहुत पीड़ित थे। तो उन्होंने क्या किया, उस शासन व्यवस्था को बदलना चाहा। तो ये वर्तमान जो शासन व्यवस्था होती है, कहीं पे भी तत्कालीन व्यवस्था, उसको बदलने के लिए जो परिवर्तन होते हैं शासन में, वही क्रांति का एक चरण होता है। इसमें आगे देखना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रांति से आप ये तो समझ गए होंगे कि क्रांति किसे कहते हैं।
नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु के अनुसार क्रांति निम्न रूप में अभिव्यक्त होती है। पहला, क्रांति पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, किसी पहले कोई राज्य है, अब उस राज्य में क्या होता है, हलचल हो जाती है। हलचल का मतलब है कि किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित करना। जैसे पहले जनतंत्र था, अब जनतंत्र के अंतर्गत ही धनिक तंत्र है वो राज करना चाह रहा है, ठीक है ना। या मान लीजिए अंग्रेजों का शासन व्यवस्था कैसा थी, तानाशाही तंत्र थी, तो उसकी जगह जनतंत्र आना था, तो एक शासन के अंदर दूसरी शासन व्यवस्था उत्पन्न होती है, तब क्रांति भी होती है। अनेक बार किसी शासन व्यवस्था के मूल रूप को बदलने के लिए नहीं, किंतु उसके आधारभूत तत्वों को परिवर्तन करने के लिए भी क्रांति का सहारा लिया जाता है। यदि शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपरिवर्तित रख दें, मान लें कि शासन को मतलब वैसे ही रखना जैसे है, लेकिन उसके अंदर राज करने वाले लोग हैं वो बदल जाते हैं, तो क्रांति हो जाती है। तो अब ये तो अपने शॉर्ट में देखा है, अब हम इसको एक बड़े व्यापक स्तर पे समझते हैं और एक मोटे तौर पे कारणों को जानेंगे, क्रांति क्यों होती है, यानी क्रांति होने के कारण। तो पहला कारण यहाँ पे हम देखते हैं, क्रांति का कारण सामान्य कारण, यानी सामान्य जनरली क्या कारण होते हैं जिस वजह से क्रांति होती है। तो जनरली हम देखते हैं असमानता। असमानता क्या, तो आप अपने स्तर पे एक बार समझिए। असमानता का मतलब ये होता है, जैसे एक राज्य है, एक राज्य में कुछ लोगों को तो बराबर हक मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, ठीक है ना, पैसे वाले लोग हैं उनको बराबर अधिकार और हर चीज़ मिल रही है, लेकिन उस राज्य में जो मध्यम या उससे भी नीचे गरीब जो वर्ग हैं वह उस जनसंख्या का आधे से अधिक हैं, लेकिन उनको वो अधिकार नहीं मिलते, इनको वो अधिकार या छूट नहीं मिलती है। तो इस तरह से असमानता के होने की वजह से मूल रूप तो यही आपको समझना है कि जब भी राज्य में असमानता होती है, यानी भेदभाव होता है ना, तब क्रांति जरूर होती है। क्योंकि परिवर्तन हर कोई चाहता है कि उनकी समानता मिले, यानी परिवर्तन को लेकर असमानता को समाप्त करने के लिए क्रांति का सहारा लिया जाता है। और ये असमानता भी यहाँ पे दो तरह के दो रूप बताए हैं। एक तो है पूर्ण समानता, यानी जो असमानता इसको पूरी तरह से हटाकर राज्य में समानता लाना चाहते थे, यानी पूर्ण समानता के लेकर। दूसरा है आनुपातिक समानता। आनुपातिक समानता का मतलब है कि योग्यता के अनुसार लोगों को अधिकार और कह सकते हैं कि शक्ति दी जाती है। तो उसमें अनुपात जो होता है, यानी समानता का जो अनुपात होता है, उसको नज़र रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए क्रांति है होती, यानी क्रांति का रूप धारण होता है। तो अरस्तु के शब्दों में छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बनते हैं। छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही होते हैं या विद्रोही बनते हैं, और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए वह क्रांति का सहारा लेते हैं। यही वह मनोदशा है जिसे क्रांति होती है। क्योंकि क्रांति क्यों होती है, जब सभी के साथ बराबर व्यवहार नहीं होता, तो इस तरह से असंतोष की अभिव्यक्ति क्रांति के रूप में होती है। दूसरा कारण है अन्याय, ठीक है ना। हम ये सामान्य कारण को देख रहे हैं। तो सामान्य कारण में पहला तो क्रांति होने का कारण की असमानता होती है, दूसरा अन्याय होता है। क्या होता है, अन्याय। और अन्याय एक ऐसा तत्व है जो जहाँ पर भी अगर ऐसा देखा जाएगा तो वहाँ पे ज़रूर बड़े स्तर पर परिवर्तन चाहने वाले लोग होंगे और वह क्रांति करने के उद्यत होंगे, यानी क्रांति के लिए वो आगे होकर करना चाहेंगे। तो अन्याय से समझना है आपको, क्रांति का मूल कारण अन्याय है, यानी बराबर सभी के साथ न्याय नहीं करना। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकार है, यानी एक व्यक्ति को जिसको अपने समाज में रहते जितना उसको पाने का हक होता है, सम्मान या राज्य से जो सुविधा मिल रही है वो बराबर हक पाने का उस व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन उसको वो अधिकार नहीं मिलता है, उसको वो उतना न्याय नहीं मिल पाता है जितना वह हकदार है राज्य के द्वारा। उस व्यक्ति को उतना सम्मान और न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं मिलता है। जब व्यक्ति को राज्य के द्वारा दिया हुआ सम्मान या अधिकार नहीं मिलता है जिसका वह हकदार है, तो ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलकर उस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, क्रांति के लिए बड़े स्तर पर आवाज़ उठाते, उस शासन व्यवस्था के विरुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार हैं, इसलिए अन्याय और दुर्भावना असंतोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण हैं, और इस वजह से क्रांति होती है। तो सामान्य कारण तो आपने जान लिए, यानी क्रांति होने का सामान्य कारण। अब हम देखते हैं कि क्रांति होती है तो उसके विशेष कारण क्या हैं,
क्या ऐसे विशेष कारण है कि इसके अलावा भी क्रांति हो जाती है? तो विशेष कारण में है शासकों की धृष्टता और लाभ की लालसा। यानी वर्तमान कोई राज्य है जिसमें कोई राज्य राज कर रहा है या सरकार शासन कर रही है, कुछ व्यक्ति शासन कर रहे हैं, तो वे क्या करते हैं? कपट करते हैं, वे स्वार्थी हो जाते हैं और लोभ लालच की वजह से आम जनता के कल्याण और आम हित की भलाई के कार्य न करके खुद के ऊपर ध्यान देते हैं और भ्रष्ट हो जाते हैं। इस वजह से आम जनता उनके खिलाफ हो जाती है, उस शासक के खिलाफ हो जाती है और परिवर्तन होता है, क्रांति होती है। दूसरा, सम्मान की लालसा। दूसरा विशेष कारण है सम्मान की लालसा। यानी कुछ ऐसे राजा होते हैं, ऐसे शासक हैं जो अनुचित रूप से यानी लीगल नहीं, अनुचित इलीगल रूप में, अनुचित रूप से बिना सम्मानित यानी बिना योग्यता के किसी भी व्यक्ति को सम्मान कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति में टैलेंट नहीं है लेकिन उसको बड़े स्तर पर सम्मान कर दिया, या बिना कारण के किसी को अपमानित कर देते हैं, तो इससे जनता है वो रुष्ट हो जाती है। और जब रुष्ट होगी यानी जनता नाराज होगी तो वह क्रांति का सहारा लेगी। तो ये होता है दूसरा विशेष कारण। तीसरा, क्रांति होने का विशेष कारण किसी प्रकार की उत्कृष्टता यानी विशेष काबिलियत। अब यहाँ पे विशेष काबिलियत कैसे क्रांति का कारण बनती है वो आपको जानना है। तो देखिए, किसी प्रकार की उत्कृष्टता का होना भी क्रांति का कारण होता है। जब किसी राज्य में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का गुट अन्य व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्ट और शक्तिशाली हो जाता है तो वह शासन की सत्ता को सहन नहीं कर पाता है और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। यानी कुछ पावरफुल बुद्धिमान व्यक्ति शासन की वर्तमान सत्ता से संतुष्ट नहीं होते, ठीक है ना, कुछ एक व्यक्ति होते लेकिन संतुष्ट नहीं, तो वो सरकार को ही अपने हक में कर लेते हैं। तो इससे कुछ बुद्धिमान व्यक्ति लेकिन उनके स्वार्थ की वजह से जब वह अपने स्वार्थ और शासन सत्ता पाने की चेष्टा से राज्य को अपने अधिकार में कर लेते हैं तब आम जनता इसके विरोधी हो जाती है। और ऐसा ही एथेंस और आगोस के नगर राज्यों में यह चलन था कि शक्तिशाली बनने वाले व्यक्ति को राज्य ने निर्वाचित कर दिया। यानी जो ज़्यादा लालच कर रहा था, योग्यता थी लेकिन ज़्यादा लालसा थी, तो उसको राज्य से बाइकआउट कर दिया गया। आगे देखते हैं विशेष कारण में घृणा। घृणा भी एक कारण है जिससे क्रांति को बढ़ावा मिलता है, यानी द्वेष। अब द्वेष को जानेंगे तो क्रांति होने के रीजन के तौर पे घृणा क्रांति को जन्म देती है। उदाहरण के तौर पे धनिक तंत्र, जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक किंतु अधिकार वंचित दरिद्र जनता को तिरस्कार की दृष्टि देखता है। यानी मान लीजिए एक राज्य है जिसमें कुछ एक व्यक्ति है जो धनवान है और बहुत से लोग हैं जो निर्धन है, लेकिन वो धनिक वर्ग जो शासक कर रहे हैं वो उस आम जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखते, तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते, तो फिर इससे दूसरी जो जनता है उन धनिक तंत्र के पर से उखाड़ने के लिए यानी उसको जड़ से उखाड़ने के लिए वो विद्रोह कर लेती है, क्योंकि तिरस्कार कोई भी सहन नहीं करना चाहेगा। तो ये घृणा, तिरस्कार भी एक क्या कह सकते हैं कि क्रांति का कारण होता है। फिर भय, बिल्कुल डर, भय भी एक ऐसा तत्व है जो क्रांति को जन्म देता है। भय क्रांति को जन्म देता है कैसे? तो जानिए, भय दो प्रकार से व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है। पहला, अपराध के बचने के लिए व्यक्ति अपराध से बचने के लिए क्रांति का सहारा लेते हैं, यानी अपराध न हो जाए तो वो क्रांति से जुड़ जाते हैं। दूसरा, अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, यानी अगर राजा कोई है वो लोगों के साथ अन्याय कर रहा है तो उस अन्याय से लड़ने के लिए आम जन एक साथ मिलकर उस राजा की शासन सत्ता को तोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए वे सब मिलकर उसका विद्रोह करते हैं। जैसे भारत की क्रांति के समय अंग्रेजों का विरोध किया था, ये तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ थी, क्रांति थी ये। और इसी तरह क्रांति का एक जो कारण है वो प्रमाद भी। अब प्रमाद कैसे क्रांति का कारण हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू अरिस्टो, ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम देखें तब आपको ध्यान रखना है जो हम आपको बता रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये होगा कि आपको, तो प्रमाद के बारे में आप जान रहे हैं कि प्रमाद, अरिस्टो ने कहा है कि प्रमाद की वजह से भी क्रांति होती है। अब प्रमाद की वजह से क्रांति होती है तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि प्रमाद एक कारण है क्रांति का। जनता अपने आलस्य और उपेक्षा के कारण ऐसे व्यक्तियों को सरकार के अंतर्गत आने का मौका देती है जो वर्तमान शासन या शासक के प्रति निष्ठावान नहीं है।
तो इससे शासन को बदलने की गुंजाइश हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि जो जनता है वो खुद भी लापरवाह है और शासन की बागडोर ऐसे व्यक्ति यानी ऐसा व्यक्ति उसकी वजह से शासन में आ जाता है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अच्छा हो कार्य, ठीक है ना। तब इस तरह से आमाद प्रमाद की वजह से भी जनता है वो उन कार्यों से रुष्ट हो जाती है, फिर क्रांति का सहारा लेना पड़ता है। तो ये क्रांति का कारण है। नेक्स्ट हम बात करें हैं तो देखिए इसमें है विदेशी या विजातीय तत्व। इस यानी क्रांति का ये कारण है, जैसे मान लीजिए एक राज्य है, राज्य में कुछ ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जो विदेशी हैं, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे षड्यंत्र कर सकते हैं और यहाँ रहते हुए भी वह दुश्मनी या अपने राज्य के जो दुश्मन राज्य उनसे संपर्क कर सकते हैं और इस राज्य का जब भेद बता दें तब वो बड़े स्तर पर क्रांति हो सकती है। यानी जो विदेशी व्यक्ति जो रह रहे हैं वह भी क्रांति का कारण हो सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये समझ गए। नेक्स्ट हम बात करें क्षुद्र घटनाएं। क्षुद्र यानी छोटी मोटी और घटनाएं होती है। जैसे हम बात करें कि कभी कभी युद्ध जब होता है यानी क्षुद्र घटनाएं गंभीर परिणाम के रूप में क्रांति का कारण बनती है। उदाहरण के रूप में एक सिराक्यूज जो स्थान है वहाँ की जब बात करें तो 2 कुलीन युवकों ने पढ़ने संबंधी कला के कारण क्या हो गया कि अपने पढ़ने संबंधी कला के कारण उस राज्य की उस शासन व्यवस्था को 2 हिस्सों में बांट दिया और वो एक राज्य ही 2 हिस्सों में बढ़ गया और खुद ही लड़ाई करने लग गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यानी कुछ छोटे मोटे छुटपुट की वजह से राज्य 2 हिस्सों में बढ़ गया और उनकी वजह से पूरे राज्य को ये उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो क्रांति के ये कारण है जो सामान्य यानी विशेष कारण के अंतर्गत अरस्तु ने बताए। अब हम जानते हैं तीसरा, विभिन्न राज्य और शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण, यानी अलग अलग राज्य जब अलग अलग शासन व्यवस्था होती है, जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अताई तंत्र, तो जैसा राज्य वहाँ की व्यवस्था के अकॉर्डिंग राज्य में क्रांति होती है। तो अब हम जानते हैं राज्य के क्रांति स्वरूप यानी राज्य के शासन स्वरूप के अंदर क्रांति कैसे होती है। तो प्रजातंत्र में क्रांति का विशेष कारण क्या होता है वो जानेंगे। वाघवीर, ये एक नाम आप ध्यान रखना है। वाघवीर किसको कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा बोलने में यानी बोलना बहुत तगड़ा आता है उसको। अब बोलना तगड़ा आता है ना, तो ये वो बोलने में होशियार है और अगर वह दुश्मन के खिलाफ हो जाए, कहने का मतलब मान लीजिए जैसे प्रजातंत्र के अंदर ये चुनाव वगैरह होते हैं तो जो नेता वगैरह होते हैं ना, जो इलेक्शन के लिए आते हैं, नेता वगैरह जो हैं जो इलेक्शन के दौरान लड़ते हैं, तो फिर क्या करते हैं वो जैसे सरकार जो है उसके विरुद्ध अपने बातें, अपना प्रचार, अपनी भाषण है वो कहते हैं। कहने का मतलब है वो कहते हैं कि ये सरकार सही से काम नहीं करती है, इस सरकार को लाना ही नहीं है, हम आपके लिए वो करेंगे। यानी अपने बातों से, अपने कौशल से वह जनता को आम सरकार के विरुद्ध कर लेते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना है, वाघवीर है वो प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता को क्रांति के लिए भड़का सकते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं तो ये वाघवीर हैं वो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने जोशीले भाषण से जनता को धनिक तंत्र या धनिकों के विरुद्ध भड़काते हैं और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। अंत में उन्हें क्रांति के लिए विवश होना पड़ता है। विवश होना पड़ता है जब लोगों को कोई भड़का ले और लोगों को समझ नहीं आ जाए तो वो उस बातों में बहकावे में आ जाएंगे और क्रांति करने के लिए उतारू हो जाएंगे। इस तरह से धनिक तंत्र में क्रांति, यहाँ पे प्रजातंत्र तो आपने देख लिया, यानी जो ये कारण है इसमें अलग अलग है। जैसे प्रजातंत्र में क्यों कारण होता है तो प्रजातंत्र में बता दिया। दूसरा, धनिक तंत्र में क्रांति क्यों होती है, यानी पैसों वाला अगर कोई राज्य उसमें क्रांति क्यों होती है, तो इसका यहाँ पे देखना है। उसके भी 2 कारण है धनिक तंत्र में। पहला है शासकों का सर्वसाधारण के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार। धनिक तंत्र के जो शासक है वो आम जनता के प्रति अगर सही से व्यवहार नहीं करते हैं तो आम जनता है वो धनिक तंत्र के विरोधी हो जाती है। तो पहला तो ये हो गया धनिक तंत्र में क्रांति का कारण। दूसरा है शासक वर्ग में फूट और दलबंदी, यानी खुद धनिक तंत्र में ही जो शासक जो शासन कर रहे हैं उनके अंदर ही फूट पड़ जाती है, या धनिक तंत्र ही अपने आप 2 गुटों में बन जाता है, 2 गुटों में बढ़ जाता है। तो इस तरह से एक पक्ष से दूसरे किसी का सहयोग लेगा, यानी एक के अंदर जब फूट पड़ जाती है वो आपस में लड़ते हैं, तो ये क्रांति का कारण होता है। इसके अलावा कुलीन तंत्र में क्रांति क्यों होती है? कुलीन तंत्र में क्रांति, ठीक है ना, तो ये जानना है आपको। तो कुलीन तंत्र में क्रांति को जन्म देने वाले 3 प्रमुख कारण हैं। 3 कारण, जैसे प्रथम पद और प्रतिष्ठा को लेकर। कुलीन तंत्र का मतलब होता है कुछ अच्छे पढ़े लिखे और पैसे वाले लोगों के द्वारा चलाया गया शासन। तो कुलीन तंत्र में 100 में से 4, 10, 15 लोग ही होते हैं जो कुलीन तंत्र की व्यवस्था को चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ है वो पद की
पद की लालसा करते हैं, यानी पद के भूखे होते हैं, ठीक है ना, प्रतिष्ठा के भूखे होते हैं। तो पद और प्रतिष्ठा बहुत कम व्यक्तियों को सीमित कर देती है, यानी लालच और प्रतिष्ठा है ना, वो व्यक्तियों को सीमित कर देती है। तो ये सीमित इसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा कारण, किसी भी या किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा असंतोष। महत्वाकांक्षा होती है ना, वह जरूर कुछ बड़ा करने की चाहत रखती है, तो ये महत्वाकांक्षा है वह क्रांति का कारण बना सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की चाहत होती है। लेकिन राज्य के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो इसलिए वह क्या करते हैं, वर्तमान शासन को हटाकर अपनी शासन व्यवस्था, अपना राज्य बनाने के लिए भड़का सकते हैं। तो महत्वाकांक्षा भी क्रांति कारण बन सकती है। तीसरा यहाँ पे है कि विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव, यानी तालमेल नहीं हो पाता। जब शासन के अंतर्गत जो वर्ग रह रहा है उसमें तालमेल नहीं है, तो दूसरा फूट पाड़ के वहाँ पे क्रांति उत्पन्न कर सकता है। इस तरह से अब देखते हैं संवैधानिक तंत्र। तीसरा हम बात करें संवैधानिक तंत्र, यानी जो संविधान के द्वारा शासन व्यवस्था बनी है वहाँ पे क्रांति कैसे हो पाती है। तो इसमें देखना है आपको कि संवैधानिक तंत्र में होता क्या है कि मुख्य कारण है लोगों के द्वारा अपने शासक वर्ग के सम्मान योग्य गुणशाली होना, यानी संविधान के द्वारा जिसको शासन सत्ता सौंपी गई, अगर वो योग्य नहीं है और आम जनता मानती है कि हम योग्य हैं, तो फिर वो उस संविधान की व्यवस्था को बदलना चाहेंगे। तो ये जो हमने देखे वह कारण है क्रांति होने के। अरिस्टो ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर विश्लेषण किया और बताया कि क्रांति क्यों होती है राज्य में। इस बारे में मैक्सी ने लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि अरिस्टो की दृष्टि क्रांति के मूल कारणों तक पहुंच गई है। उनके द्वारा अरिस्टो के द्वारा गिनाए गए एक या अधिक कारण अब तक हुई प्रत्येक क्रांति में देखे गए। यानी अब तक जितने भी कारण यहाँ पे हमने डिस्कस किए, आप पिछली क्रांतियों को उठाकर देखोगे तो उसमें ये कारण जरूर मिलेंगे, यानी इन्हीं कारणों की वजह से क्रांति हुई है। तो अब ये तो हमने जान लिए कि क्रांति होने के क्या कारण है अरिस्टो के अनुसार। अब हम जानेंगे कि उन क्रांतियों से कैसे प्रतिकार किया जाए, यानी क्रांति को रोका कैसे जाए, या क्रांति के कारण, यानी जो क्रांति के जो कारण है उनको कैसे रोका जाए। क्रांति को रोकने के उपाय हैं हम जस्ट जानते हैं। तो अब हम यही देख रहे हैं कि क्रांति को कैसे प्रतिकार किया जाए। यानी आप ये तो समझ गए कि अरिस्टो के अकॉर्डिंग क्रांति होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हमने पूरी तरह से यहाँ पे देख लिए, बहुत अच्छी से देख लिया, और ये आपको नोट ज़रूर करना है, ठीक है ना। आप ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी हम ये जब देख रहे हैं ना तो ये इंपॉर्टेंट है, और आपको जब भी टाइम मिल जाए उसको स्क्रीनशॉट ले लें या उसको नोट जरूर कर लें। तो अब हम देख रहे हैं क्रांति के प्रतिकार, यानी क्रांति के जो कारण है उसको कैसे नकारा जाए, यानी कैसे क्रांति नहीं हो उसका ध्यान रखा जाए, या क्रांति होने के कारणों को कैसे रोका जाए, क्रांति के कारणों का उपाय क्या है, उनको प्रतिकार करने का, प्रतिकार का मतलब क्रांति न हो उसके लिए क्या तरीके हैं। तो पहला यहाँ पे हम देखते हैं सामान्य कारण। सामान्य कारण में ध्यान रखना है कि शासक व शासितों में सद्भावनापूर्ण संबंध होना चाहिए, यानी जो प्रजा है और जो राज कर रहा है, यानी शासक और शासित, इन दोनों के प्रति संबंध है वो सद्भावनापूर्ण होने चाहिए, और दोनों ही अपने राज्य के प्रति चिंतित हो, दोनों अपने राज्य के हित को लेकर चिंतित हो, और साथ ही साथ इनका जो तालमेल है एक दूसरे के विश्वास पर टिका हो। जब राजा और उसकी प्रजा जब सद्भावना से एक राज्य की व्यवस्था की बागडोर संभालेंगे, तब कभी भी उसमें विरोधी जो कह सकते षड्यंत्र नहीं हो सकता है। जब एक दूसरे पर विश्वास हो, राजा और प्रजा दोनों मिलकर उस शासन व्यवस्था को चलाते हैं, तो वहाँ पे संभावना ही नहीं है कि क्रांति होगी, जब सभी को अपनी उस शासन व्यवस्था पर ट्रस्ट हो। तो पहला यही होना चाहिए कि शासक और शासितों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध है वो बनाए जाने चाहिए। ऐसे विभिन्न तरीके से प्रयास किया जाए कि आपस में सद्भावना बनी रहे और लालसा या ऐसी कुछ आकांक्षा है वो न भड़क पाए। ऐसे वातावरण की सृष्टि की जानी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति का यह अनुभव करे कि उसका उचित अंश प्राप्त हो सके, यानी हर किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि राजा मेरे साथ गलत कर रहा है। तो इस तरह से वो सद्भावना, ये जो विश्वास है वो बैठ जाएगा। दूसरा सामान्य कारण जिससे हम क्रांति का प्रतिकार कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अरिस्टो, नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित, यानी शिक्षित करना, क्योंकि बिना पढ़ी लिखी प्रजा को कोई भी भड़का सकता है। यानी अगर राज्य के अंदर प्रजा शिक्षित है ना, तब वो क्रांति होने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो यहाँ पे यही पॉइंट कह रहा है कि नागरिकों को संविधान है वो राज्य के लिए होता है,
तो नागरिकों को संविधान की क्या भावना है, संविधान क्या चाहता है, इनके अनुरूप ही उन नागरिकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे भारत की शासन व्यवस्था है वह संविधान के अकॉर्डिंग ही चल रही है, यानी संविधान क्या चाहता है, एक अच्छा लोकतंत्र कायम हो। तो जब अच्छा लोकतंत्र कायम हो और लोकतंत्र की क्या विशेषता, ये सब उन लोगों को पता होना चाहिए, यानी वहाँ की जनता को उस संविधान और उस लोकतंत्र की पूरी शिक्षा दी जानी चाहिए। जब उनको ये पता होगा और वो शासन व्यवस्था वैसे ही चल रही है तो उनमें कभी गलतफहमी नहीं होगी, तो कभी वह संघर्ष नहीं करना चाहेंगे। यानी नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित करना अति आवश्यक है, अगर क्रांति नहीं चाहते हैं तो। नहीं तो बिना पढ़े लिखे को कोई भी भड़का सकता है, उस संविधान के विरुद्ध कर सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कानून का पालन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है, क्योंकि कानून है वो सबके लिए समान होता है, बड़े कोई वीआईपी हो या गरीब हो या मध्यम श्रेणी का हो। यानी उस राज्य में कानून की व्यवस्था है तो कानून का बड़े सही रूप से पालन करवाया जाना चाहिए। अगर कानून का कहीं पे पालन नहीं हो रहा है तो उसके लिए कठोर व्यवस्था की जाए, क्योंकि कानून है वो सबके लिए बराबर होता है। तो इस तरह से जब कानून की व्यवस्था सब पे लागू होगी ना, तब कोई भी गड़बड़ या असंतुलन नहीं कर सकता है। तो कानूनी व्यवस्था है वह क्रांति को बहुत हद तक नकार देती है, संभावना को कम कर देती है। राज्य के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि कानून का पालन व्यक्तियों के स्वभाव का एक अंग बन जाए। कानून के छोटे छोटे उल्लंघन पर सरकार को सजग होकर कठोर रुख अपनाना चाहिए। किसी भी रूप में कानून की अवहेलना की स्थिति को सहन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी गड़बड़ ही बड़े स्तर पर क्रांति का कारण बनती है। तो कानून का कठोरता से पालन भी आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें राजनीतिक सतह पर एकाधिकार नहीं, यानी मान लीजिए कि अभी जैसे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो जिसको अभी शासन दिया गया, जिसको काम दिया है लोकतंत्र चलाने का, कुछ प्रमुख नेता अधिकारी हैं, तो उनको पूरी तरह से सत्ता पर एकाधिकार नहीं करना है। यानी कुछ राज्यों को ज़्यादा पावर नहीं दिया जाना चाहिए। अगर वो राज्य के पास ज़्यादा पावर हैवी हो जाते या हावी हो जाते तो नुकसान हो सकता है। तो ये आप समझ गए हैं, यानी राजनीतिक जो सरकार जैसे लोकतंत्र है तो उस पर कुछ एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी कुछ एक व्यक्ति वो जब राज्य पर हावी हो जाते हैं, सरकार को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, तो बाकी लोग जब इस तरह का अपने साथ भेदभाव होते हैं तो वो विरोध करते हैं, क्रांति कर लेते हैं। तो राजनीतिक सतह पर अगर एकाधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को इस राज्य पर हैवी या हावी नहीं होने देना चाहिए, वरना क्रांति हो जाती है। फिर है भ्रष्टाचार रहित शासन, बिल्कुल सही, यानी क्रांति नहीं होगी अगर वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होता है। ये सही बात है, क्योंकि क्रांति होने का रीज़न क्या है, लोगों में असंतोष, लोगों के साथ लोग ये मानते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम वो लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। यानी इसका रीज़न क्या है कि वे मानते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार हमेशा किसी भी शासन व्यवस्था को खोखला कर सकता है, गड़बड़ उत्पन्न कर सकता है। तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, यानी कोई भी शासन व्यवस्था हो वहाँ पर सूदखोरी, भ्रष्टाचार, ये पक्षपात ऐसा जब नहीं होगा तो वहाँ पर क्रांति भी नहीं होगी। यानी गड़बड़ जैसे कोई कारण भी वहाँ पे नहीं होंगे तो क्रांति क्यों होगी। तो अगर क्रांति नहीं होना है या क्रांति नहीं होना देना चाहते हैं तो इसके लिए बेहद ज़रूरी ये है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, या भ्रष्टाचार जैसी कोई गतिविधि है तो उन पर तुरंत कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए और बड़े कठोरता से उस कारणों या उस समस्याओं को वहाँ से तोड़ा जाना चाहिए, ताकि जब कभी भी देखे भविष्य में तो भ्रष्टाचार नहीं हो। क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा कारण है जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में हलचल उत्पन्न कर सकता है और लोगों को भड़का सकता है, क्रांति का कारण हो सकता है। तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। फिर विभिन्न वर्गों में संतुलन, विभिन्न वर्ग यानी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग वर्ग हैं वहाँ पे, तो उन सभी में तालमेल होना जरूरी है। यानी उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, ठीक है ना, और निम्न वर्ग है, तो सभी में तालमेल है वो बनाया जाना अति आवश्यक होता है। हर एक वर्ग है वो अपनी मर्यादा को रखे, उनको ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें, क्योंकि जब कभी भी गड़बड़ होती है, गड़बड़ कहने का मतलब है कि उच्च वर्ग है निम्न वर्ग का शोषण करता है तो मध्यम वर्ग है उसको आवाज़ उठानी चाहिए। तब जब ऐसा होगा तो सब में तालमेल रहता है। सरकार भी ऐसा प्रयास करे और शासन व्यवस्था भी ऐसी बनी या ऐसी बनाई जाए कि उसमें कभी भी कोई भी अव्यवस्था उत्पन्न न हो पाए और तालमेल संतुलन बना रहे, तो क्रांति भी नहीं होगी। और नेक्स्ट हम बात करें, इस लेसन का एंडिंग पॉइंट है जिसके साथ विदेशियों को उच्च पद नहीं, बिल्कुल सही है। अगर किसी भी राज्य में वहाँ के लोगों को राज्य का उच्च पद प्राप्त नहीं है और विदेशी को वो उच्च पद प्राप्त दे दिया तो आम जन और वहाँ की जनता है वह नाराज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आम जनता और वहाँ की स्वदेशी जनता को तो उच्च पद पर अधिकार नहीं दिया गया और विदेशियों को उस पद पर बैठाए हैं
तो वहाँ की जनता नाराज़ होती है और सरकार का विरोध कर सकती है, उस शासक का विरोध कर सकती है। और दूसरा क्या है कि विदेशी हैं वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन विदेशी होते हैं तो वह अपना खुद का देश का गुट है या राज्य है वो दूसरों को बता सकते हैं, तो इस तरह से गड़बड़ हो सकती है। तो अब रहना यही है कि कभी भी कहीं पर देखें तो विदेशियों को बड़े राजनीतिक पदों पर नहीं बैठाया जाना चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं बैठेंगे तो क्रांति नहीं होगी, क्योंकि अपने लोग ही जब वहाँ पे अपने ही देश की शासन व्यवस्था चलाएंगे तो बेहतर तरीके से अपनेपन के तरीके से चला सकते हैं। और विदेशी है वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो विदेशियों को प्रमुख पद है वो प्रदान नहीं किए जाने चाहिए, तो क्रांति नहीं होगी। तो ये तो आप समझ गए होंगे, कभी भी किसी भी तरह की क्रांति नहीं होगी जब अगर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। अरस्तु के अनुसार ये थे क्रांति के प्रतिकार के उपाय। अब ये लेसन अपना सेकंड लेसन यहीं पे पूरा होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।